गुड इवनिंग क्लास साथियों। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे, पिछले टॉपिक पे छोड़े थे कूलाम का नियम, और ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो चलिए आज हम जानते हैं कूलाम का नियम और इसे हम बखूबी से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कूलाम साहब ने नियम दिया और उन्होंने क्या कहा कि दो आवेश के बीच, क्या साथियों, दो आवेश के बीच लगने वाला, क्या, दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, दो आवेश के बीच लगने वाले विद्युतीय बल के गुणनफल का, यानी कि एक आवेश यहां हम ले लेते हैं Q1 और एक आवेश हम यहां ले लेते हैं Q2। दो आवेश हम ले लिए साथियों, पहला है Q1 और Q2। देखिए यहां से लेके यहां तक में इसकी कुछ दूरी होगी, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। दो आवेश लिए, एक यहाँ हाथ रख रहे हैं, एक यहाँ रख रहे हैं, तो इसके बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी है। इस दूरी को हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं साथियों? R मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। और हम यहाँ इसका कर दे रहे हैं, दो चार्ज ले रहे हैं। मान लीजिए प्लस प्लस ले रहे हैं, तब ये इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे होंगे तो सो प्लीज आप लोग जाके वो क्लास देख लीजिए, जिससे आप लोग को समझ में आए। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे चैनल केसी आनंद क्लासेस 88। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो दो हम आवेश ले लिए Q1 Q2, इसके बीच की कोई ना कोई दूरी है, इसके बीच की साथियों कोई ना कोई दूरी है। तो हम जानते हैं, देखिए दो आवेश लिए, दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, इसमें कुछ बल लग रहा है, यानी F लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो लगने वाले बल के गुणनफल यानी गुना जो हम कहते हैं, तो गुणनफल का सीधा समानुपाती ऐसे हम लिख सकते हैं। ये समानुपाती होता है। ऐसे ही साथियों व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, जो हम आगे इसी में जानेंगे। देखिए समानुपाती तथा उसके दूरी, तो दो आवेश, तो एक हम ले लिए Q1 और एक हम ले लिए Q2। तो देखिए दो आवेश के बीच, इसके और इसके बीच लगने वाले विद्युतीय बल मतलब F, फोर्स के समानुपाती, सीधा समानुपाती तथा दूरी, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, तथा वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये जो इसका दूरी है तो इसका वर्ग यानी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी व्युत्क्रमानुपाती। सेम बोल रहता है, लेकिन इसको हम समानुपाती पढ़ेंगे और व्युत्क्रमानुपाती में हम बट्टा में लगा देंगे। समानुपाती जब लिखेंगे तो सीधे लिखेंगे और व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे तो बट्टा में लगा देंगे। ये हमारा हो गया समीकरण 2। क्या हो गया साथियों? समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण, लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 देखिए साथियों, यहां हमारा क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जब हम इस F को हटाएंगे क्या करेंगे, या हम लिख सकते हैं इससे, देखिए 1 गुना Q, अगर इसको हम गुना करें 1 गुना Q1 Q2, तो यहाँ हमारा क्या रह जाएगा? 1 में तो कुछ से गुना करेंगे तो वही रहेगा, यानी Q1 गुणते Q2 बट्टा R, तो नीचा में कुछ नहीं है तो गुना होगा, तो इसका क्या रह जाएगा? R का R ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा साथियों? R का R ही रह जाएगा। हमारा यहाँ एक ये निकल गया। अब आगे देखिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, इस समान दशमलव में अगर रखिएगा तो आपका यही छूट जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। इस समानुपाती का चिन्ह जब हटता है, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट यानी हम इस जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक हमारा के आ जाएगा। कांस्टेंट क्या होता है? तो नियतांक होता है, यानी कि यह निश्चित रहता है, जब भी यह हटेगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अब हम इसी को लिख सकते हैं Q1 गुना Q2 या बट्टा में R स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं साथियों? Q1 Q2 में गुने में बटे में R स्क्वायर। ये समीकरण हमारा 3 हो गया। जहां पर क्या है, देखिए F क्या है? फोर्स है, यानी बल है। F क्या है साथियों? फोर्स है, यानी हमारा बल है। Q1 और Q2 ये क्या है? तो आवेश है। क्या है? आवेश है। देख रहे हैं, दो आवेश के बीच Q1 और Q2, धन आवेश, और यहाँ भी है धन आवेश, ठीक है। और R यहाँ क्या है? तो दूरी है। R क्या है साथियों? दूरी है, जिसके वर्ग का हम व्युत्क्रमानुपाती किए, यानी बट्टा में किए। क्या किए साथियों? व्युत्क्रमानुपाती किए। चलिए ये हमारा ये हम यहाँ तक समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूरी का ये हमारा हो गया, और यहाँ के हमारा क्या है? अब सिर्फ एक के बचा, तो ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, यानी नियतांक है। ये क्या है साथियों? नियतांक है। ये क्या है? नियतांक है हमारा, यानी कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा स्थिर रहता है, और इसका आगे हम चल के मान भी पढ़ेंगे। चलिए इसे अब हम आगे जान लेते हैं। इसे आप लोग नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि दो आवेश है, इसके बीच देखिए लगने वाला विद्युत कुछ बल लग रहा है, कुछ बल आरोपित करेगा। इसकी दूरी हम R मान लेते हैं। तो देखिए इसके बीच लगने वाले बल का, ये देखिए दो बल लग रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो इसका दूरी है तो इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को हम समीकरण 1 से चले। अब देखिए F बराबर Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर, और इसे हम सिद्ध करके फाइनली यहां तक ले आए। क्या इसका आप लोग
जो है स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तब तक मैं साइड हो जा रहा हूं। चलिए साथियों, अब हम इसके आगे जानते हैं बल का मात्रक। बल का मात्रक या एसआई मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है साथियों? बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसको हम एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, यानी न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है साथियों? तो कूलाम हो जाता है। चलिए यहां तक हम समझ लिए हैं। और एक हमारा बच गया है दूरी। क्या बचा साथियों? दूरी। तो दूरी का मात्रक हमारा क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। दूरी का मात्रक क्या हो जाता है साथियों? मीटर हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आगे जो वहां हमारा के था, के का जो मान था, कांस्टेंट था, उसका मान क्या हो जाता है? तो 9 गुणित 10 के घात 9। क्या हो जाता है? 9 गुणित 10 के घात 9 न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? प्रति कूलाम स्क्वायर। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? के मान में हो जाएगा 1/4 पाई। 1/4 पाई क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई ये नहीं समझिएगा कि सोने वाला 4 पाई है, यह 4 पाई यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब कहिएगा सर एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये निर्वात की पारावैद्युतांक है। क्या है? निर्वात की पारावैद्युतांक। निर्वात की पारावैद्युतांक। आई होप कि कूलाम नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक अगर आप लोग अच्छा से लिख के आ गए तो एग्जामिनर आप लोग को बोरा भर भर के मार्क देगा। चलिए आप लोग इसे अच्छा से पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए साथियों, अब हम जानते हैं कि आवेश की उत्पत्ति का कारण। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो क्या होता है? हम उसे क्या कहते हैं? कि वस्तु कोई आवेशित है। जैसे अगर मोटरसाइकिल एक्सीलेटर देके हम जा रहे हैं तो वो क्या कर रही है? मोटरसाइकिल गति कर रही है, यानी वह आवेश में है। ठीक उसी प्रकार चलिए अब हम जानते हैं सभी वस्तु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई एक तार है, तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक प्रोटॉन भी होगा। समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की मात्रा दोनों में समान रहती है। दोनों में क्या रहती है साथियों? समान रहती है। जैसे हमारा हाथ है तो इसमें भी 5 उंगली है और इसमें भी 5 उंगली है, तो दोनों क्या है? समान है। ठीक इसी प्रकार किसी भी वस्तु में क्या रहता है? तो मात्रा समान रहता है। अब देखिए जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कोई एक वस्तु मान लीजिए ए है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए कुछ दे रहा है, इसके पास ज्यादा पैसा रहेगा तब नहीं दान कर देगा, यानी ये क्या है? तो ये पॉजिटिव वस्तु, ये पॉजिटिव है। यह आदमी क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या कर रहा है? तो दान कर रहा है। यानी कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह वस्तु क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी इसमें साहस है देने की, यह पॉजिटिव है लेकिन निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है लेकिन यह वस्तु क्या है? पॉजिटिव है। चलिए अब हम आगे जानते हैं। तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, मान लीजिए कोई बी नामक व्यक्ति है, इससे निकल के इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, तो ये ले रहा है, दे नहीं रहा है, ले रहा है। तो ये कौन सी वस्तु है? नेगेटिव वस्तु है। कैसी वस्तु है? यानी कि ऋणात्मक वस्तु होगी। कैसी वस्तु होगी? ऋणात्मक। एक इलेक्ट्रॉन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणित 10 के घात -19 कूलम। क्या हो जाता है साथियों? -19 कूलम। कितना कूलम? -19 कूलम आवेश, ऋण आवेश होता है। कौन आवेश? ऋण आवेश होता है। अब देखिए विद्युत आवेश का प्रवाह। विद्युत आवेश कैसे प्रवाहित होता है? आगे इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे साथियों? विद्युत धारा। पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। विद्युत आवेश का प्रवाह, जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है? जाता है, तो उसे हम आवेश का प्रवाह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवेश का प्रवाह कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? आवेश का प्रवाह कहते हैं। आवेश का प्रवाह कहते हैं। अब देखिए धन आवेशित वस्तु, तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो, पॉजिटिव व्यक्ति की संख्या ज्यादा हो, उधर हम क्या कहेंगे? तो यह धन आवेशित वस्तु है। कैसी वस्तु है साथियों? धन आवेशित वस्तु है। लेकिन अब यही मान लीजिए बात आ जाए, यही कैसा बात आ जाए कि धन आवेशित तो समझ गए सर, लेकिन जब कोई पूछ दे कि ऋण आवेशित वस्तु किसे कहते हैं, कौन सी वस्तु किसे कहते हैं? तो ऋण आवेशित वस्तु। चलिए हम समझते हैं ऋण आवेशित। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें नेगेटिव 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 भरी हुई है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन हम कह सकते हैं, इसकी संख्या जिसमें ज्यादा रहेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए किसी में क्या है? प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, दोनों बराबर बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएगा। यानी अगर आप प्लस और माइनस को सटा
हटा के रख दीजिएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करके वो बैटरी 0 हो जाएगा। और यहाँ मान लीजिए इसमें प्लस 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 ही प्लस है, तो ये कैसा है, यह धन आवेशित वस्तु है, जिसमें इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो ये धन आवेशित यानी पॉजिटिव वस्तु हो गया। इसमें नेगेटिव वस्तु ज्यादा है तो ये क्या हो गया, मतलब माइनस है तो ये नेगेटिव वस्तु हो गया। लेकिन इसमें देखिए प्लस भी है माइनस भी है, दोनों चीज बराबर में, इसलिए शॉर्ट सर्किट होकर ये क्या हो जाएगा, इसका अभिभव शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए जय हिंद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। अगला हमारा चैप्टर होगा विद्युत धारा। क्या होगा, विद्युत धारा। हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, अगला हमारा चौथा लेक्चर होगा। तो जय हिंद।